दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अरविंद यादव आज आप लोगों को करंट अफेयर की जितने भी प्रश्न हैं जो कि आपके पिछले दिनों पूछे गए हैं ये आए हैं, तो इन सारी की सीरीज जो है हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करूं कि देखिए कह रहा है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, यानी सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु क्या है? आपकी इच्छा है। यदि किसी भी चीज की आप शुरुआत करने जा रहे हैं और आपने दृढ़ इच्छा शक्ति ठान ली है तो कोई भी चीज जो है आपसे दूर नहीं रहने वाली है। यानी इस पॉइंट को आपको जरूर माइंड में रख करके ही और आगे बढ़ना है। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में G20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह भारत के नागरिक 20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्लियर? एक चीज समझिए कि ये G20 क्या है। G20 जो है यह विकासशील देशों का एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसे विकासशील देशों ने मिल करके बनाया था। अब इसमें जो है ये सारे सरकारी सदस्य हैं, यानी सभी देश के इसमें राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, लेकिन इसमें एक गैर सरकारी जो है संगठन भी बनाया गया। जैसे कोई पत्रकार हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो जो अपनी बात रखना चाहता है तो उसके लिए जो है एक गैर सरकारी समूह बनाया गया है और उसकी अध्यक्षता जो है भारत की माता अमृतानंदनमयी देवी को सौंपा गया है। उसकी अध्यक्षता किसको सौंपा गया है? माता अमृतानंदन देवी को सौंपा गया है। क्लियर? अगले इसके कुछ व्याख्या देख लीजिए। करे केंद्र सरकार ने आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदन देवी, कौन से हैं? माता अमृतानंदनमयी देवी को भारत के नागरिक 20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो D20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। G20 का क्या है? एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। क्लियर? अब इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आगे क्या कह रहा है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, यानी कब से कब तक? यानी 2022 नवंबर से लेकर के 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। क्लियर? एक पॉइंट और समझिए कि ये G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है ना? यानी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? एक चीज समझिए, जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ये कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी। यहां पे सबसे पहले जो है दिल्ली में एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है चल रहा है, उसी के तर्ज पे अब गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी शुरुआत कर दी। और ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होता क्या है? देखिए ये मॉडल स्कूल है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल है उसी स्कूलों में से कुछ स्कूलों को क्या किया गया है कि छांट लिया गया है और उनको मॉडल स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया है। उसमें टेस्ट के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता है, उनकी क्वालिटी ऊंच है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो या टीचिंग के मामले में हो। तो उसी तरह का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ले करके आए और इसकी शुरुआत कहां से किए हैं? गांधीनगर से। गांधीनगर क्या है? गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको देख लीजिएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के औदलज में, कहां पे? इस पॉइंट को याद रखिए, औदलज जो है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए कि औदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इसके लिए फंड कितना दिया गया है? 10,000 करोड़, ठीक है ना। यानी गुजरात सरकार को 10,000 करोड़ रुपया जो है इस पे खर्च करना होगा। और ये पैसा क्यों खर्च किया जाएगा कि यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके टीचर फैकल्टी को कैसे रखना है, इन सारे चीजों के लिए ये फंड जो है क्रिएट किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है
कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया है ये कहां किया गया है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है जो कि आपको दिख भी रहा है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, इन जलवायु परिवर्तन से इतना हाय तौबा मचता क्यों है, और जो तटीय राज्य है या जो ध्रुवीय प्रदेश है वो सबसे ज्यादा इससे चिंतित होने लगते हैं। क्यों चिंतित होने लगते हैं, तो इसका कारण समझिए। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो आपका क्या होने लगेगा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा। जब ग्लेशियर पिघलने लगेगा तो ग्लेशियर का पानी आपके नदियों में जाने लगेगा, नदियों में बाढ़ आने लगेगी, नदियों के तट पर जितने भी लोग हैं उनकी कृषि बर्बाद होने लगेगी, और नदियों का पानी जब तेजी से बढ़ेगा वह सब पानी कहां चला जाएगा, समुद्र में जाएगा। समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के तटों के किनारे, जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ ये केरला है, तमिलनाडु या कन्याकुमारी या लक्षद्वीप वगैरह, मालदीप वगैरह सबसे ज्यादा पहले बाप बाप चिल्लाने लगेंगे। और इसका एक उदाहरण आप लोग देखे भी होंगे कि मालदीप जो है इसी डर से अपनी संसद को समुद्र के नीचे किया था। ठीक है ना, यानी दुनिया को दिखाने के लिए कि जैसे ही आप ग्लोबल वार्मिंग से हमें नहीं बचाएंगे, आप जो है अपनी विलासिता की वस्तुओं को, जैसे एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, इन तमाम चीजों को यूज करना बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीएफसी और क्लोरीन गैसें निकलेंगी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, और इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और इस कंडीशन में हम लोग क्या होंगे, काल के गाल में यानी समुद्र के अंदर जो है समा जाएंगे। तो यही डर इनको चिल्लाने लगते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी के लिए जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है कि ये सम्मेलन किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मेलन होता है, राज्य स्तर पर भी सम्मेलन होता है। क्लियर। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि एनएसडीसी इंटरनेशनल और पेरडमन ने किस देश में कुशल भारतीय युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए साझेदारी की है। तो कौन किया है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जो है क्या कहते हैं कि अमेरिका। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रेलिया। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये है क्या। देखिए कह रहा है कि एनएसडीसी इंटरनेशनल और पेरडमन ने कुशल भारतीय युवाओं और ऑस्ट्रेलियाई बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच में क्या हो सके, एक कम्युनिकेशन डेवलप हो सके, दोनों के बीच में साझा कम्युनिकेशन हो जिससे कि इसको आगे बढ़ाया जा सके। पेरडमन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक जो है बहुराष्ट्रीय समूह है। अभी इस चीज को समझिए कि पेरडमन क्या है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक बहुराष्ट्रीय समूह है। ठीक है ना, ये चीज जो है, अब ये क्या जिनका विभिन्न प्रकार के बाजारों में भागीदारी में लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड करता रहता है। ठीक, आगे चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी डीजीपी। ठीक है ना, राजस्थान का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान वाले यदि देख रहे हो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन स्टेटों में जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न पूछे। ठीक है ना, तो उमेश मिश्रा, संजय सागर वर्मा, सुनील शर्मा, तो ये किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है उमेश मिश्रा को। ठीक है, चलिए ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जाने। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर के बीच क्या किया है, सिम्बैक्स के 29 संस्करण का आयोजन किया है। ये सिम्बैक्स जो है, देखिए ये भारत और सिंगापुर के नौसेना के बीच जो है चलने वाला एक युद्धाभ्यास है। तो ये किसके किसके बीच में होता है, सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के बीच में होता है, और इसका 19 संस्करण हो चुका है अब तक, यानी 28 हो चुका है, 19वां जो है हो रहा है। क्लियर। आगे चलिए हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में किस संस्था ने प्राथमिक कवक रोग जनकों की सूची जारी की है। एक चीज जानिए कि जो रोग होते हैं या तो बैक्टीरिया से होते हैं
या क्या होते हैं कि वायरस से होते हैं या फंजाई कॉक से होते हैं, तो वो कौन कौन से कॉक हैं जिनसे कि अधिकांश रोग हो रहे हैं, इसके लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है ये क्या कर रहा है कि कुछ कॉकों को क्या नोटिफाई किया है जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए, बचाया जाए। तो ये कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल स्तर पर होगा तो WHO करेगा, और राज्य स्तर पर होगा यानी देश के स्तर पर होगा तो जो उसका स्वास्थ्य मंत्रालय है वो करेगा इसके लिए। ठीक, तो देखिए हाल ही में किस संस्था ने, तो ये करेगा WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब ये चूंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। क्या कर रहा है व्याख्या में? कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में आक्रामक कवक रोग के बढ़ते खतरों के जवाब में प्राथमिकता वाले कवक रोग जनकों की एक सूची जारी किया है। ठीक, कि सबसे ज्यादा वो कौन से कवक है जिससे कि रोग हो रहा है, उनको कैसे बचाया जा सके। ठीक, अब इस प्राथमिकता सूची में सबसे आम कवक रोग जनों में से 19 कितने को 19 को 3 प्राथमिक स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। एक चीज समझिए कि 19 कवक को ये क्या किया गया है, आखिर निकाला गया है। हजारों लाखों की संख्या में कवक हैं, लेकिन इनमें से 19 को जो है छांट करके निकाला गया है कि देखिए ये जो है कवक सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, मानव को रोग जनित कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं, उसे कम इनको जो है 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण और सतत विकास, न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण, न्याय संप्रेषण में इसका प्रभाव पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया। ठीक, क्या कह रहे हैं कि हाल ही में पर्यावरण और सतत विकास, ठीक है, पर्यावरण और सतत विकास, न्यायपालिका की भूमिका। आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे देखेंगे कि NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना इसलिए की गई कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बड़े पैमाने पर जो इसके डिपार्टमेंट होते हैं ये पर्यावरण के नियमों का वायलेशन कर देते हैं, पेड़ों की कटाई कर देते हैं, और इनका केस चला जाता है कहां पे, चला जाता है आपके हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, सालों साल तक ये झेलता रहता है, प्रोजेक्ट भी बाधित हो जाता है। तो इसलिए ये हुआ कि एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया कि इनके जो केसेज है उसमें जाएं और वहां से आसानी से इनको क्लेरिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि प्रोजेक्ट भी बाधित ना हो और पर्यावरण को कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान भी न कर सके। ठीक है ना, तो ये जो है इन दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन डेवलप किया जाए, इसके लिए कह रहे हैं कि जो हमारे कानून मंत्री है, कानून मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। ठीक है ना, तो जो किरण रिजिजू हैं इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। क्या, किसका उद्घाटन किया है? भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण और न्याय का संप्रेषण। न्याय का संप्रेषण मतलब न्याय का कम्युनिकेशन। ठीक है ना, न्याय आपको मिलता है तो न्याय आपको दिखना भी चाहिए। ठीक, यानी न्याय मिल रहा है कि नहीं, ये मिलना है तो दिखना भी चाहिए। तो इसके बीच में आपका संप्रेषण कैसे हो, किसी माध्यम से ही होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा हो कि हाँ इसमें यह न्याय दिया गया, या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, किसी भी माध्यम से ये चीजें दिखनी चाहिए। इसीलिए ये हमारे मंत्री है किरण रिजिजू ने इस चीज की शुरुआत की है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए सरकार द्वारा कितने महीनों के भीतर शिकायत अपील समितियों का गठन किया जाएगा। कितने महीनों के भीतर किया जाएगा? तो देखिए इसका आंसर सही है 3 महीना। और इस चीज को समझिए, ये क्या है, आप देखेंगे कि जैसे आज सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है या इंस्टाग्राम, ये तमाम सोशल साइट है, यूट्यूब है, ये जो सोशल साइटें हैं ये जितने हमें फायदे दे रही हैं उतना ही उसका मिस यूज हो रहा है। इसमें फ्रॉड लोग भी बैठे हैं, आपको व्हाट्सएप चैट कर देंगे, व्हाट्सएप कॉल कर देंगे, आपको फंसा सकते हैं। और आजकल ये ट्रेंड बड़ा ही फेसबुक पर चल रहा है, आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोई लड़की जो है फ्रॉड कॉल करके आपसे दोस्ती की, आप उसके जाल में फंस गए, आपसे वो बात की और हो सकता है कि आपका कोई प्राइवेट फोटो वगैरह जो है वायरल कर दी, और इसमें कई सारे लोग जो है
अपने आइडेंटिटी को छुपाने के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, जाने चली जाती है। तो ऐसे सब चीजों से आपको बचना है, अवेयर रहना है कि यदि इस तरह का घटना यदि आपके साथ हो जाता है, आप अपने दोस्तों से बताइए, उसका FIR कराइए, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसीलिए सरकार जो है क्या की है, एक अपील शिकायत समिति का गठन की है और यह समिति को निर्देशित किया गया है कि आप 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उस पर रिपोर्ट दीजिए कि आपने उस प्रक्रिया के तहत क्या कार्रवाई की। तो इसको अवेयर रहना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और किस देश के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है। क्या कह रहा है कि ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और किस देश के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और अमेरिका के बीच, किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच जो है ट्रेड पॉलिसी फोरम बनाया गया है कि यदि इन दोनों देशों के बीच किसी ट्रेड को लेकर के कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ हो तो इसी फोरम पर उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बारे में 2-4 शब्द और देख लीजिए। कह रहा है कि यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम अब 2023 की शुरुआत होगा। ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है। इसके पास फोकस समूह है। कितने फोकस समूह है इसके, तो इसके 5 फोकस समूह है। देख लीजिएगा क्या क्या है, कृषि, निवेश, नवाचार, रचनात्मकता यानी बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, सेवाएं और टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं, इसी को सम्मिलित किया गया है कि ट्रेड पॉलिसी फोरम में इसी के बीच में क्या किया जाएगा, वार्ता किया जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया। किसके किसके बीच, यानी ये भारत है, मोजाम्बिक है और एक देश है, और ये देश कौन सा है, यह देश है आपका तंजानिया। ठीक है ना। तो तंजानिया, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन 3 देशों के बीच जो है क्या किया गया है, त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए कि ये जो भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया जो है इसमें सम्मिलित है, ये क्यों नौ अभ्यास किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये एरिया है, यानी जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो एरिया, यहां पे बड़े पैमाने पर समुद्री डाकुओं का आप जो है भय देखते रहते हैं। ठीक है ना। ये सोमालिया है, इरिट्रिया है, ये वाला जो एरिया है, यहां पे ये क्या करते हैं कि समुद्री डाकू जो है कई सारे जहाजों को लूट लेते हैं। तो इसलिए भारत सरकार का चूंकि ट्रेड है, अमेरिका हो, यूरोप हो, इन देशों से होते रहता है और सारी हमारी जहाजें इन सब क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। तो इसलिए हम अपनी नेवी को वहां कैसे सक्रिय रख सके, उनके नेवी के साथ हमारा कैसा रिलेशन हो, इन्हीं सब चीजों के लिए भारत सरकार जो है ये कदम उठा रही है। और इसमें 3 देशों के साथ जो है हम लोग नौसैनिक अभ्यास किए हैं। इस चीज को आप लोग जो है समझ लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक कहां पर उद्धव इंटरनेशनल डांस त्योहार का आयोजन किया गया। कौन सा, देखिए उद्धव इंटरनेशनल डांस त्योहार। ठीक है ना। तो ये कहां पे किया गया है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो ये किया कहां पे गया है, ग्वालियर में किया गया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है और एक चीज समझ लीजिए, कहा है कि इसमें 5 देश भाग भी ले रहे हैं। इस उद्धव इंटरनेशनल में कितने देश भाग ले रहे हैं, 5 देश, यानी भारत के साथ साथ ताइवान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताइवान, ये जो है इसमें भारत, ताइवान पहली बार भाग ले रहा है। जो ये 5 देश भाग ले रहे हैं इसमें ताइवान पहली बार, यानी ये पहले आ चुके हैं। क्लियर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। यह हम पिछली वीडियो में भी करा चुके हैं। इसका सही आंसर है स्पेन। तो इसे ज्यादा हमें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने कोलंबिया को हरा करके और यह खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। ठीक है ना।
यानी भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किए हैं। और ये करेंगे कहां? तो प्रधानमंत्री किए हैं गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में किए हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य में स्थित है? कहां पे स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, आसाम, गुजरात और उड़ीसा। तो ये माछू नदी जो है गुजरात में है। और ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि माछू नदी में ही मोरवी में क्या बना था? एक हैंगिंग पुल बनाया गया था जो अंग्रेजों के जमाने से था, ठीक है ना। और ये हैंगिंग पुल जो है पिछले दिनों क्या हुआ? आखिर टूट करके गिर गया। इसमें लगभग 150 से ऊपर लोगों की क्या चली गई? जाने चली गई। कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों जो है इसमें अंग भंग हुआ। तो इसीलिए ये चर्चा में रहा। तो माछू नदी आप लोग याद रखिएगा, माछू नदी पर ही वह पुल बना था। और कहां बना था? मोरवी में। कहां पे? मोरवी। और ये है कहां पे? गुजरात, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखना है। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है? ठीक है ना। तो भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए फीफा, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूएनडीपी और ऑप्शन डी यूएनईपी। तो सारे ये जो है ये तो रिलेटेड इससे है नहीं, रिलेटेड हमारा किससे है? यानी फीफा। तो फीफा जो है भारत को सहयोग कर रहा है। और क्या? फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च किया गया है। इस फुटबॉल फॉर स्कूल पहल में क्या क्या किया जाएगा, इन सब चीजों को थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि भारत में फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेट जो है घर घर खेला जाता है, देखा जाता है। इसलिए क्रिकेट में हम लोग क्या है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फुटबॉल अभी भी हमारे देश में पिछड़ा हुआ है। और फीफा भी चाहता है कि इतनी बड़ी आबादी का देश यदि इसमें कार्य करेगा, फीफा से फुटबॉल मैच यहां होंगे तो बड़े पैमाने पर फीफा को भी क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा। इसलिए फीफा ने क्या किया है? फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम हमारे देश में लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 जनवरी 2023 को लुला डी सिल्वा किस देश के 39 यानी 39वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो लुला डी सिल्वा जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, क्या बनाए गए? राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कहां के? तो ये ब्राजील के बनाए गए हैं। पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न आया था, मैंने इसको क्लियर कराया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? यानी गोवा समुद्री संगोष्ठी, ठीक है ना। अब यहां जो है ये चौथा संस्करण क्या किया जा रहा है कि ये जो है आपका आयोजित किया जा रहा है। और एक चीज समझ लीजिए कि समुद्र रिसर्च सेंटर भी कहां पे है? गोवा में ही है। तो इसलिए वो अभी प्रश्न आपको याद रखेगा, क्योंकि रिसर्च सेंटर यही है। तो समुद्र के बारे में जो भी बातें होंगी, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, तो इसका जो है ये संगोष्ठी करा रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रूप की शुरुआत करेगा। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? अब देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये क्या करता है? हमारे रुपए का देख रेख करना, रुपए को क्या संचालित करना, ये सारे काम हमारे यहाँ कौन देखता है? ये तो रिजर्व बैंक देखता है। लेकिन रिजर्व बैंक अब ये सोच रहा है कि अब आप देखेंगे कि जिस तरह से हम लोगों के यहाँ नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद यूपीआई वगैरह आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं, यानी पेपर नोटों के अतिरिक्त। तो पेपर नोटों से होता क्या था? बड़े पैमाने पर उसका रख रखाव करना होता था, एक जगह से दूसरे जगह तक उसका ले आना ले जाना, इसमें तमाम तरह की नोटें जो है खराब होती थी। अब इसमें आरबीआई को बड़े पैमाने पर खर्च होता था। अब आरबीआई कह रहा है कि ये चीज तो हम इससे निकल रहे हैं, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, तो क्यों ना हम अब डिजिटल मुद्रा लेकर के आए। जैसे आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी है, तमाम तरह की ऐसी करेंसियां चल रही हैं जो कि कई सारे देशों में मान्य भी है। तो रिजर्व बैंक भी चाह रहा है कि हम अपने यहां भी डिजिटल करेंसी क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। और इसके लिए रिजर्व बैंक जो है टोटल 9 बैंकों को चिन्हित किया है, ठीक है ना। और ये 9 बैंकों के माध्यम से वो चाह रहा है कि हम डिजिटल करेंसी के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए हम अगली पहल करें। अगला प्रश्न है
कि 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है, और टू फिंगर टेस्ट जो है ये रोक लगा दी है कौन सा, तो ये लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक चीज समझिए, ये टू फिंगर टेस्ट होता क्या है, तो ये टेस्ट जो होता है अक्सर जो है रेप वगैरह की जो घटनाएं होती हैं, तो जो रेप की घटना होती है उसी में ये टेस्ट किया जाता है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है अब ये कह रहा है कि इन घटनाओं में यदि इस तरह की घटना हुई है तो ये जो टू फिंगर टेस्ट कर रहे हैं ये न करके किसी और मेथड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। अब से इस टेस्ट पे क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। यदि किसी के साथ इस तरह का कोई भी डॉक्टर अब यदि कर दे तो आपको मना कर देना है या उसके खिलाफ आपको FIR दर्ज करा देना है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे ये 20 क्वेश्चंस जो हैं आज के जो करंट अफेयर्स के थे वो कंप्लीट हुए। आशा है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम डेली इस तरह के प्रश्न जो है लेकर के आएंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। और हाँ, ऑफलाइन बैच जो है हमारे इस विराज IAS इंस्टीट्यूट जो रांची लालपुर में है शुरू हो चुकी है, और अगला बैच जो है हमारा शुरू होने जा रहा है यानी 15 नवंबर से। तो आप लोग यदि JPSC, BPSC या UPSC के इच्छुक छात्र हैं तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नंबर होंगे, उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।